पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और मेरे याददाश्त में इस बार का चुनाव जितना घमासान का चुनाव है, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, वो देखते ही बनता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो हलचल मचा के रख दिया है वो है भारतीय जनता पार्टी की हेट स्पीच। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की बांसवाड़ा में चुनावी रैली के दौरान ऐसी हेट स्पीच दिया जिसको लेकर के देश भर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने बोला कि जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने कहा है कि वो लोगों की संपत्ति का एक्सरे करवाएंगे, उसका सर्वे करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी माताओं और बहनों, औरतों के पास जो स्त्री धन होता है, मतलब जो मंगलसूत्र होता है, ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो उसका एक्सरे कराएंगे। जिन महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र बाजरे के डिब्बे में छुपा करके रखा है वो उसका एक्सरे कराएंगे। दीवार में कहीं गड़ा है उसका एक्सरे कराएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये संपत्ति है उसको कांग्रेस के लोगों ने वो जा करके या तो बंदरवाट कर लेंगे या फिर इस देश के जो मुसलमान हैं उनको बांट देंगे। हेट स्पीच में मोदी ने ये भी कहा है कि उन्होंने मनमोहन सरकार का भी जिक्र किया है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने ये कहा था या उनके घोषणा पत्र में था कि सबसे जो पहले संपत्ति का अधिकार है वो मुसलमानों को दिया जाएगा। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। दोस्तों, जिस तरह की हेट स्पीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, और जब मैं ये हेट स्पीच को सुन रही थी तो मेरे आसपास के जो बच्चे थे या मेरे घर के जो बच्चे थे उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहे क्या रहे हैं। बच्चे मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि इसका मतलब क्या होता है। कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र का एक्सरे कराएगी, जो बाजरे के डिब्बे में मंगलसूत्र भरा उसके एक्सरे कराएगी, जो देश का सोना है वो ज्यादा जो बच्चे वाले हैं उनको बांट देगी। सीधा इशारा उनका मुसलमानों की तरफ था। जो लोगों के अंदर ये भावना नहीं है आज की पीढ़ी में, वो भावनाएं हमारे देश की मौजूदा सरकार भर रही है, लोगों को बता रही है। हमारे बच्चों ने ये बोला कि हमारे प्रधानमंत्री शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई इतनी महंगाई हो रही है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं, जो उनको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो बेरोजगारी फैली हुई है पिछले कई दशक से, खास करके मैं तो बोलूंगी कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जितनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि इसकी सीमा पार हो गई है, तो लोगों को नौकरी देने की बात क्यों नहीं हो रही है। महिलाओं लड़कियों के साथ में जिस तरह की रेप की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, मर्डर के केस हो रहे हैं, उनके सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है। दलितों और आदिवासियों के मुंह पर
बीजेपी के नेता मंत्री जब मूत देते हैं तब हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, तब कुछ बोलते नहीं हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते। और इसी के साथ में मेरे दिमाग में जो एक बात आ रही थी कि भैया इतने सारे अपने देश में मुद्दे, उसकी बात नहीं थी। खैर, जो बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे तो मैं ये समझ रही थी कि जो अलूल जलूल की जो बातें हो रही हैं, जो बकवास हो रहा है रैलियों के दौरान, जनसभा के दौरान, ये तो सबको पता चल रहा है कि ये हमारे देश के मुद्दे नहीं हैं। एक तरह से जनता को सरकार हमारी बरगला रही है, क्योंकि उनके पास में किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, जनता की क्या जरूरत है, उसकी समझ ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगी, जब आपने 10 साल बहुमत की सरकार ला करके आपने राज किया भारत में, तो आपको इस भारत की एक एक समस्या से परिचित होना चाहिए। मुझे तो ये एक तरह से हंसी भी आती है कि आपको वो ज्ञान क्यों नहीं है। आपको क्यों नहीं पता है कि पानी की समस्या विकराल है। जहाँ पर आप बांसवाड़ा में, जहाँ पर आप अभी ये सारी चीजें कर रहे थे ना, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, बजरंगबली, ये सारी चीजें जो आपने किया है, वहाँ पर कितनी 7-8 लाख की आबादी है। वहाँ पे भी बताया जाता कि सबसे ज्यादा वहाँ पर दलित हैं, आदिवासी हैं, ठीक है ना, और वनवासी लोग हैं। जो उनकी समस्या है उन पर आप बात नहीं करते। अखबारों की अगर वहाँ की खबर पढ़ी जाए तो वहाँ से ये भी खबरों को देख करके लगता है, जो हमने सर्च किया है, कि वहाँ पर भूखमरी है, वहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ पर विकास की प्रॉब्लम है, वहाँ पर कुपोषण है। तो आपको तो इन सब मुद्दों पर बात करना चाहिए। आदिवासियों को, दलितों को क्या लेना देना मंगलसूत्र से, क्या लेना देना किसी का एक्सरे कराने से, ठीक है ना। अगर आप अपने ऊपर देखें तो आपने कम एक्सरे कराए हैं क्या लोगों के, ठीक है ना। तो वही एक कहावत है गांव में खास करके कि सूप बताए तो बताए, चलनी का बताए जी के 72 छाद। आपने इतने सारे जो विधायक हैं, विपक्ष की विधायक हैं, जो आपका मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है ना। केजरीवाल जैसे व्यक्ति को, और भी बहुत सारे लोग हैं, आपने उनको सलाखों के अंदर डाल दिया है। अब आप ललकार रहे हैं, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कहती हूँ कि ये तो एक तरह का जीत आप अपने मुंह से कह रहे हैं। ये जो चुनाव होते थे, हम लोग भी जब नेता मंत्री आते थे, भाषण सुनने के लिए जाते थे, बहुत एक्साइटेड होते थे, रिपोर्टिंग बहुत होती थी। लेकिन आजकल के, मैं इसलिए प्रधानमंत्री का यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आप इस देश के अपने आप के नेता हैं, सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे हैं, लोग आपका चेहरा देखते हैं। और आप अगर इस तरह की बेहूदी बात करते हैं, आप अगर हिंदू मुसलमान करते हैं, आप अगर मुसलमानों को देश का गद्दार बताते हैं, आप अगर मुसलमानों को बोलते हैं कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मैं आपको कितने हिंदुओं को बता दूं जिनके 12-12 बच्चे पैदा हुए। मेरी अम्मा के 12 बच्चे पैदा हुए हैं। मेरे परिवार में चाची, दादी, नानी जितने लोग रहे हैं, सबके 8, 10, 12 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है ना। हम खुद में हिंदू होने के नाते बता रही हूँ कि हम 4 बहनें 2 भाई हैं। मेरे टीम में बहुत सारे लोग इस तरह हैं। और आप अपने पार्टी के ही लोगों में से देख लीजिए कितनी लंबी लंबी उनकी फैमिली है। फिर आपको मुसलमानों से कौन सी जलन है, कौन सी चिढ़ है? आप क्यों मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ते? मुसलमानों के अलावा कोई आपके पास में शब्द नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। भाषण में अगर आप उनका नाम ना लें तो क्या आपका भाषण पूरा नहीं होगा? इसके अलावा मैं एक चीज और ये भी सोच रही थी दोस्तों कि अगर सरकार को बात करना है धर्म को लेकर के, तो सबसे पहले तो हिंदू धर्म की आप बात करिए, ठीक है ना। मुसलमानों को छोड़ दीजिए, आप अपने ही धर्म की बात करिए, क्योंकि सबसे बड़ा भेदभाव और हिंसा और डर तो हिंदुओं में है। हिंदू के अंदर जिस तरह से जातिगत भेदभाव है ना, वो सबसे दरिंदगी भरा चीज है। उसको खत्म करने की बात क्यों नहीं होती है? दलितों के साथ में कितना छुआछूत होता है। दलित महिलाएं चप्पल पहन करके उच्च मानी जाने वाली जातियों के
डेहरी से नहीं जा सकती, उस गली से नहीं निकल सकती। ये बुंदेलखंड के ललितपुर जिले और झांसी के आसपास के जितने गांव वहां पर ये हो रहा। आपके मुंह से मैंने आज तक नहीं सुना कि ये चप्पल प्रथा खत्म कराई जाएगी। और एक चीज और मैं बोलूंगी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत अपने स्पीच में राम मंदिर और राम भगवान का जिक्र करते रहते हैं। ये आपके कार्यकाल में विकास नहीं है। अगर मंदिर आपने बना भी दिया है तो कोई महान काम नहीं किया, ठीक है ना। वो लोगों की आस्था, मंदिर नहीं भी बनता तो भी लोग भगवान को मानते हैं, अब मंदिर बन गया तो भी मानते। इसमें लोगों का ना कोई नफा है ना नुकसान है। बहुत बार आते जाते बस में, ट्रेन में या कहीं पर ये बात मुझे सुनने को मिल जाती है, पार्टी के नेताओं से भी सुनने को मिलती है कि विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है, मोदी का सामना करने के लिए कोई है नहीं। जबकि मैंने ये भी देखा है कि मौजूदा सरकार को तो बहुत लोगों ने जवाब दिया है। सबसे पहले तो केजरीवाल ने ही जवाब दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो लगातार मुंहतोड़ जवाब देती आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कितना जवाब दिया है, बिहार में कितना जवाब उनको दिया गया है। और अलग अलग जो अभी भी बुद्धिजीवी हैं, जो अभी बची कुची जो मीडिया जो सच्चाई दिखाती है वो भी जवाब दे रही। तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष कमजोर पर जाने का आप इतना हवा क्यों बना रहे हैं। विपक्ष कमजोर नहीं है, डर के मारे मौजूदा सरकार विपक्ष को जेल के अंदर डाल दी है कि कोई उसका मुकाबला न कर पाए। मैं तो कहती हूँ इस बार का लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो हम तो कहेंगे कि ये डर की वजह से जीत गई है। अगर इतनी हिम्मत है तो आप सारे नेता मंत्रियों को, जो आपके विपक्ष के लोग हैं, उनको सलाखों से बाहर करिए। और हमेशा खेल मुकाबले का होता है, पक्ष विपक्ष का होता है, ना कि कोई एक पार्टी अपना झंडा ऊंचा कर दे वो चुनाव नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, मैंने तो इतनी सारी बातें की हैं जो मैंने हेट स्पीच सुना है, और बाकी जो मैंने अभी चुनाव की चर्चाओं के दौरान जो मेरे समझ में आ रही, जितना मैं समझती हूँ। आप क्या समझते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव की राजनीति को लेकर? क्या आपको भी लगता है कि हेट स्पीच सच में सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको भी लगता है कि विपक्ष कमजोर हो गया या इसको हवा बनाया जा रहा है? ठीक है ना। जो मुद्दे हैं, आपको लगता है कि मुद्दों पर बात हो रही है या नहीं हो रही है? आप अपने कमेंट में मुझे जरूर बताइए, जरूर से आप टिप्पणी करिए। और अगर आपको ये शो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करिए। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।